अनुरोध करूंगा दीपेंद्र हुड्डा जी से कि दीपेंद्र हुड्डा जी आप मंच पर आए हो। तालियों के साथ स्वागत करें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का। और 2024 को लेकर के क्या तैयारियां, इस पर चर्चा, और साथ ही साथ कांग्रेस किस तरीके से इसको लेकर के तैयार है, इस अति महत्वपूर्ण सेशन में इस विषय पर चर्चा। और इस सत्र को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी राज, ओवर टू यू। शुक्रिया आयुष, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपेंद्र जी। लगातार चर्चा चल रही है इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच पर। अभी सत्याग्रह कर रहे हैं, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म की गई और लगातार आप हमलावर हैं बीजेपी के ऊपर, लेकिन यह फैसला तो कोर्ट का है, तो ऐसे में बीजेपी को दोष देना कितना सही है? देखिए, जहां तक ये आज के कांग्रेस पार्टी के देशव्यापी सत्याग्रह की बात हो या जो राहुल जी से जुड़ा हुआ जो मामला है, मेरा मानना है प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों में परस्पर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, प्रतिद्वंद्विता भी हो, लेकिन प्रतिशोध की भावना से कार्य ना हो। ये प्रजातंत्र में इस भावना का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो वातावरण देश में बना है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि विपक्ष में जहां भी कोई ऐसी मुखर आवाजें सरकार को किसी विषय पे घेरे में या प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करती हैं, उन आवाज़ों को दबाने के लिए उन विपक्ष के नेताओं को निशाने पे लिया जा रहा है। यदि कोई विपक्ष किसी भी पार्टी में, अपने दल से भी अलग बाकी विपक्ष की भी बात करना चाहूँगा, कोई भी अगर सरकार के कथित किसी भ्रष्टाचार के मामले को कोई मुखर रूप से कोई उठाता है देश में, किसी बड़े उद्योगपति घराने या घरानों को कुछ विशेष लाभ पहुंचाने की भाजपा सरकारों द्वारा किए गए ऐसे कार्यों के बारे में जांच की कोई मांग करता है, तो सरकार एक वातावरण ऐसा बना, परसेप्शन बना जो प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि सरकार उन आवाज़ों को निशाने पर ले रही है। और यही मैंने कहा कि प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिद्वंद्विता भी हो, लेकिन प्रतिशोध ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये आज हमारा जो राहुल जी का जो विषय आपने आज सत्याग्रह का, ये इस भावना से हम लोगों ने आज सत्याग्रह किया कांग्रेस पार्टी ने, और इसी भावना से हम लोग आगे प्रयत्न करेंगे। 2024 को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं कांग्रेस की? क्योंकि जो अंतर्कलह है वो कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर रही है। अभी आदमपुर का चुनाव देखा आपने, कड़ी मेहनत की, मैदान में थे, पूरी तरह से कमान आपने संभाली हुई थी, लेकिन बहुत सारे बड़े जो नेता थे वो चुनाव से दूर रहे। तो 2024 को लेकर कितना तैयार है? आपकी सही बात है, भाजपा के बहुत से बड़े नेता नहीं आए आदमपुर में। राव इंद्रजीत जी नहीं दिखाई दिए आदमपुर चुनाव में, कृष्णपाल गुर्जर जी नहीं दिखाई दिए आदमपुर चुनाव में। भाजपा के बहुत से नेता नहीं आए। कांग्रेस एकजुटता से चुनाव कांग्रेस ने लड़ा आदमपुर का, और कांग्रेस का ऐतिहासिक प्रदर्शन आदमपुर में रहा। जो सीट 2019 में 75 पार की के नारे के समय कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस की टिकट से 30,000 से अधिक मतों से जीते हूं, वही सीट भाजपा और जजपा के गठबंधन की सरकार हो, क्योंकि वहां से जजपा की भी वोट आई थी 2019 में, उन दोनों की वोट अगर ऐड करा दो तो वो 30,000 नहीं, वो 50,000 से उनका मार्जिन पहुंचना चाहिए। मगर वहां पर 52,000 मत विपक्ष ने प्राप्त किए, कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार, और मात्र 14-15 हज़ार से वहां का। और ये बाई इलेक्शन था, सरकार बदलने का इलेक्शन नहीं था। संकेत इस बात का आदमपुर का जो नतीजा रहा कि हरियाणा के लोग बदलाव चाहते थे। हरियाणा का एक विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा स्विंग, तो यानी कि बाकी हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर इतना ही बड़ा स्विंग इस समय है, तो यानी कि हरियाणा के लोग बदलाव के लिए मत दे चुके आदमपुर में। और निश्चित तौर से भाजपा जजपा की जो सरकार है वो खतरे की घंटी उनके लिए आदमपुर चुनाव का नतीजा हम देखते हैं। और जनता त्रस्त है, हरियाणा की जनता बीजेपी जेजेपी की सरकार, जिस सरकार में देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आज हरियाणा में बोलबाला भ्रष्टाचार का सुनाई दे रहा है। भ्रष्टाचार के आधार पे सरकार बनी, आपस में समझौता हुआ जेजेपी का और बीजेपी का, सब जानते हैं किस आधार पे समझौता हुआ। लोगों के विकास कार्य कराने के आधार पे समझौता नहीं हुआ,
इस आधार पर समझौता हुआ कि कौन सा महकमा किसके पास आएगा, कौन किस महकमे से ज़्यादा लूटेगा। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश में नंबर 1, दिल्ली के 3 तरफ हम, मगर बेरोजगार जो प्रदेश देश में रोजगार सृजन में सबसे आगे प्रदेश होना चाहिए, आज वो बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया। इस सरकार की देन। आज अपराध में इस सरकार का नाम, लोग त्रस्त हैं, बदलाव चाहते हैं, ऐसा हमारा मानना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कितना बदलाव हरियाणा में देखते हैं? कि बीजेपी कहती है कि कोई फर्क जो है वो पड़ा नहीं है उससे। तो ये भाजपा तो यही कहेगी, लेकिन मैं मानता हूं कि हरियाणा में, जैसे मैंने कहा कि बदलाव, आप पिछले 5-7 महीनों में अगर हरियाणा में देखें, लगभग आज भी 3 पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। आज मैं प्रदेश कार्यालय से ही आ रहा हूं। 20 के करीब पूर्व विधायक, हरियाणा छोटा प्रदेश है, 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हरियाणा में, आप जैसा जानते हैं, 20 के करीब पूर्व विधायक। और आज की जो मैं देख रहा था, जो ज्वाइनिंग्स हुई प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, जजपा और भाजपा के मौजूदा सिटिंग जिला अध्यक्ष, सिटिंग महिला अध्यक्ष जिलों की तमाम पदाधिकारी, ये सत्ता में है दल। सरकार पे कितना विश्वास होगा कि सरकार लोगों का कितना भला कर रही होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। नहीं तो अमूमन सत्ता दल से छोड़कर विपक्ष की तरफ चुनाव से 1-1.5 साल पहले इस तरह का रुझान नहीं होता है। लेकिन संकेत इस बात का, जैसे मैंने कहा, आज हरियाणा की जनता त्रस्त है। बदलाव पिछली बार भी चाहती थी हरियाणा की जनता, 2019 में भी 75 पार के नारे की हवा निकाल दी थी हरियाणा की जनता ने, जैसा कि आपने देखा था उसने नतीजे में। मगर अनैतिक गठबंधन हुआ, जनता के से विश्वासघात करके गठबंधन हुआ। एक कहता था 75 पार, बीजेपी नारा था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार, यानी कि जेजेपी। 75 पार, एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार। हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही है हाहाकार। लोग बदलाव चाहते थे, 19 में भी लोगों से उस बदलाव के मैंडेट को छीना गया। 24 में निश्चित तौर से हरियाणा के अंदर लोग बदलाव करेंगे। हरियाणा को दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके जाने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के अलावा एक और बड़ी चुनौती क्या आम आदमी पार्टी को भी देखते हैं? क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से बदलाव किया था, कांग्रेस को हटाकर ही आम आदमी पार्टी की सरकार आई, और उसके बाद पंजाब के नतीजे तो हमने देखे ही हैं। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज तो रहेगा, क्योंकि डेंट जो कर रही है, जो जितने भी नतीजे देखे हैं, जहां जहां भी अगर बात करें चुनाव रहे जहां आम आदमी पार्टी ने लड़ा है, वहां कांग्रेस को ज्यादा डेंट किया है। ऐसा मैं समझता हूँ हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। हर स्टेट की अलग परिस्थिति होती है। और आपने दिल्ली की बात करी और पंजाब की बात करी। पंजाब में आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल, और मुख्य विपक्षी दल से आम आदमी पार्टी को जब कांग्रेस की सरकार से लोगों का विश्वास उठा तो पहली नज़र मुख्य विपक्षी दल की तरफ पड़ी, इसलिए लोगों ने आम आदमी पार्टी को चयनित किया पंजाब में। जब वो चुनाव हो रहा था पंजाब में, उसी समय यूपी में भी चुनाव हो रहा था, और यूपी की एक सीट है नोएडा, वो तो दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली उसके चारों तरफ लगता है। आम आदमी पार्टी पूरी उत्तर प्रदेश में तो लुप्त हुई, लेकिन नोएडा के अंदर उनके मात्र 500 वोट आए। यानी कि यूपी का परिस्थिति अलग थी। हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग रहती है, भिन्न भिन्न रहती हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। जहां जहां कमजोर कांग्रेस दिखती है वहां तो परफॉर्मेंस जो है आम आदमी पार्टी की अच्छी रही ही है। आदमपुर के अंदर आपने देखा, आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल जी का गृह क्षेत्र है, उनका बचपन वहां बीता है। उन्होंने कई राउंड आदमपुर के अंदर, केजरीवाल जी भी आए, भगवंत मान जी भी आए। मैं कितनी वोट आई उनके कैंडिडेट के आदमपुर चुनाव में, ये मैं प्रतिशत में या वो बताऊं, किसी पार्टी का मैं इतना तिरस्कार नहीं करना चाहता, लेकिन वो उनके गृह क्षेत्र की परिस्थितियां थी। वहां पे केवल आम आदमी पार्टी नहीं, वहां पर बाकी पार्टियों का भी लोगों ने, चाहे वो इनेलो की पार्टी हो चाहे बाकी पार्टियां हो, उनको भी लोगों ने आईना दिखाने का काम किया और एक स्पष्ट संकेत दिया कि हरियाणा में लोग ना सिर्फ बदलाव चाहते हैं, लेकिन आशा और उम्मीद भरी नज़र से कांग्रेस पार्टी की तरफ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। जी,
नगर निगम चुनाव है, इससे पहले भी मैंने ये सवाल किया था, तो क्या गुरुग्राम जो हाल में ही होने हैं, गुरुग्राम की बात करें, मानेसर की बात करें, फरीदाबाद और इसके अलावा और भी जगह हैं, तो क्या सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि हमेशा कांग्रेस जो है इन चुनाव में सिंबल पर लड़ने से या मैदान में उतरने से बची है। नहीं, हमारा स्पष्ट है, हम सिंबल पे लड़ेंगे। हमारा कांग्रेस पार्टी नगर निगम के चुनाव सिंबल पे लड़ती है, लड़ना शुरू किया है हमने। पहले तो नहीं लड़ते थे नगर निगम। नगर परिषद और नगर पालिकाओं की परिस्थिति भिन्न है, वहां पर हम सिंबल पे नहीं लड़ते। अभी नगर पालिकाओं परिषद का चुनाव हुआ, भाजपा ने सिंबल पे लड़ा, आम आदमी पार्टी ने सिंबल पे लड़ा, लेकिन क्या नतीजा रहा? नतीजा ये रहा कि प्रदेश के अंदर लोगों ने भाजपा को बुरी तरह हराने का काम किया। 89%, लगभग 90% लोगों ने निर्दलियों को वोट दी। भाजपा ने उम्मीदवार खड़े करे थे, गुड़गांव में हार गए, पंचकुला में हार गए, कुरुक्षेत्र में हार गए। वो जिले हैं जहां भाजपा मजबूत है, लोगों ने साफ कर दिया नगर निगमों में। और यही जिला पंचायत चुनाव में तो हमारा नगर परिषद, पालिका, पंचायत, जिला परिषद में हम सिंबल पर नहीं लड़ते। मगर आपने निगमों की बात करी, निगमों में हम सिंबल पर लड़ते हैं। नतीजा हमने दिखाया सोनीपत के अंदर, वहां पे सिंबल से लड़ने का काम किया हमने। और सरकार के बावजूद, सरकार यहाँ सत्ता में की तरफ लोग ध्यान देते हैं जब लोकल बॉडी के इलेक्शन हो, लोगों ने वहां हमारे मेयर को जिताने का काम किया। तो हम गुड़गांव में, मानेसर में, फरीदाबाद में और आने वाले जितने निगम के चुनाव हैं उनको हम सिंबल पे लड़ेंगे। ये हमारा पार्टी का निर्णय है। जी, बजट पेश हुआ है अभी हाल में, किस तरह से देखते हैं बजट को? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया कि कर्ज बढ़ा है, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो गलत है, और जो एजेंसी है CMIF वो कांग्रेस की एजेंसी है। देखिए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये बजट के बारे में मेरे को 2 मिनट बोलने का समय जरूर जी देना। जी बिल्कुल। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, 2014 तक हरियाणा पे 70,000 करोड़ का कर्ज था, कर्ज। आज हरियाणा पे 3 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। इसी वर्ष हरियाणा में आपने लगभग 84,000 करोड़ का कुल कर्ज एक साल में लिया है। 2014 यानी कि 70 साल में हरियाणा पे 70,000 करोड़ का बजट था कुल। आपने चलो कर्ज ले लिया, लेकिन किया क्या? मैं सवाल से पूछना चाहता हूं। हमारे समय 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा गया, 80 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर हमने बनाने का काम किया। फरीदाबाद, गुड़गांव, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़। आपने 1 इंच भी मेट्रो बनाई क्या? मैं पूछना चाहता हूं। हमने 4 थर्मल कारखाने लगाए, आपने एक भी थर्मल का कारखाना लगाया क्या? हमने हरियाणा के अंदर 12 यूनिवर्सिटीज हरियाणा के अंदर, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी चाहे भिवानी में हो, चाहे चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी सोनीपत, चाहे जींद में हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो, चाहे लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर हो, चाहे पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर हो, हेल्थ यूनिवर्सिटी, चाहे भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी हो। आपने एक भी जो यूनिवर्सिटीज उस रूप में विश्वविद्यालय बनाए क्या? हम पूछना चाहते हैं कि इतना कर्ज आप ले रहे हो। 3 हमारे समय रेल की लाइन, सरकार ने आधा पैसा लेके 3 रेल की लाइन बिछाने का काम किया, रेवाड़ी से रोहतक, जींद से वाया गोहाना दिल्ली, और रोहतक से महम होते हुए हासी। आप एक रेल की लाइन बताओ, एक मेट्रो की लाइन बताओ। उस समय 6 IMTs, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, ताकि इंडस्ट्री आए हरियाणा के अंदर। हमारे समय 6 इंडस्ट्री, सरकार ने कह दिया हम एक्वायर नहीं करेंगे। खट्टर साहब ने, एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं बना, एक थर्मल कारखाना नहीं लगा, एक मेट्रो की लाइन आगे नहीं बिछी, एक रेल की लाइन आगे नहीं बिछी। हमारे समय 6 मेडिकल कॉलेज बने। आपके समय कितने मेडिकल कॉलेज बने? आपने कहा कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनेगा। कौन सा मेडिकल कॉलेज हरियाणा में बना? किस जिले में? आप बताओ, हम चलना चाहते हैं। आपने इतना कर्ज हरियाणा को इतने कर्ज में डुबा दिया। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि वो कर्जा गया कहां? विकास दिख रहा है कहीं? यहां तो अपमान दिख रहा है, विकास नहीं दिख रहा, अपमान दिख रहा है। इसीलिए आज हर हरियाणा का हर वर्ग सड़क पे आया है। सरकार की देन है, किसान सड़क पे आया। 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए, सरकार की तरफ से कोई पूछने भी नहीं गया। किसान का इतना अपमान, ऐसा पूरे देश में आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, मगर अगर कहीं किसान के साथ का तिरस्कार हुआ सबसे ज्यादा तो हरियाणा के अंदर हुआ। आप तो तिरस्कारी सरकार हो। बजट की मैं पूछ रहा हूं, कर्मचारी आए, कर्मचारियों पे लठ बरसाए गए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमारे पास बजट नहीं है कर्मचारियों को देने के लिए। हिमाचल के पास कैसा बजट है वो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए? राजस्थान में कैसा बजट है ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए? पंजाब में कैसा बजट है ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए? सारे प्रदेशों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, हरियाणा के अंदर आपका बजट नहीं है।
आपके पास औद्योगिक क्षेत्र लगाने के लिए बजट नहीं, आपके पास ओल्ड पेंशन स्कीम देने के लिए बजट नहीं, आपके पास किसानों के लिए बजट नहीं, आपके पास सरपंचों के लिए बजट नहीं, सरपंच आए उनको भी अपमानित करने का काम किया आपने। आपके पास खिलाड़ियों के लिए बजट नहीं, खिलाड़ियों को तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमारे देश की धरोहर है खिलाड़ी, मैं कहना चाहता हूं। कल आपको पता है वर्ल्ड बॉक्सिंग महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2 महिलाओं ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, गोल्ड मेडल, दोनों हरियाणा की हमारी बेटियां हैं। उनको आप क्या देंगे, मैं पूछना चाहता हूं। आपने 9 वर्ष से हमारी पदक लाओ पद पाओ नीति थी, 500 से अधिक खिलाड़ियों को बिना भेदभाव के भर्ती करने का काम किया था। योगेश्वर दत्त जो आज भाजपा में हमारी मगर देश की शान है, उनसे लेकर बबीता फोगाट तक, हमारे भाई संदीप सिंह जो खेल मंत्री हैं, इन सबको हमारी सरकार में नियुक्ति पत्र देने का काम किया था। मैं पूछना चाहता हूं, राज्यों के मुकाबले जो राशि है, इनाम राशि, वो काफी ज्यादा है। मैं पूछना चाहता हूं, साक्षी मलिक हमारी बहन, इस ओलंपिक में तो चलो बजरंग पुनिया रवि दहिया का मेडल आया इस ओलंपिक में, मैं इससे पिछले ओलंपिक की बात कर रहा हूं, 2 ही मेडल आए थे, पीवी संधू का और साक्षी मलिक का। आज साक्षी मलिक को आज तक दर दर ठोकरें खाने क्यों पड़ी? आज तक उनको, तो आपके पास ना खिलाड़ियों के लिए बजट, आपके पास ना मेट्रो के लिए बजट, ना आपके पास जो है औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए बजट, ना थर्मल के कारखाने के लिए बजट। आपने जो केवल जो है ये जो कर्जा लिया, वो क्यों लिया? भ्रष्टाचार में मैं ये बताना चाहता हूं प्रदेश की जनता को, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है ये कर्जा। उदाहरण आपने देखा बिजली का मामला, हमारे समय 25 साल का करार हुआ था, 2 रुपये 94 पैसे पे, उस कंपनी ने बंद कर दिया आपको बिजली देने, आपने 11 रुपए की बिजली लेनी पड़ी बाहर से। करार था वो करार था। आपको उस कंपनी, कोई बड़ा उद्योगपति घराना हो सकता है, कोई ऐसा घराना हो सकता है जिसके दिल्ली में भाजपा वालों के साथ अच्छे संबंध हो, लेकिन आपको प्रदेश की जनता की चौकीदारी करनी चाहिए थी। 11 रुपए तक बिजली आपने बाहर से ली और हरियाणा की जनता को, वो हरियाणा की जनता की जेब पे चोट पहुंचे, लेकिन उस उद्योगपति घराने में फायदा मिले, इसलिए इतना कर्ज बढ़ गया, काम कुछ हुआ नहीं, इसलिए प्रदेश की जनता आज बदलाव चाह रही है। एक सवाल जो मैंने शुरुआत में भी किया था और इससे पहले आपकी पार्टी के सीनियर लीडर हैं कुलदीप शर्मा, उन्होंने भी इस बात को माना और चिंता भी उन्होंने जताई कि पार्टी के अंदर जो अभी भी मतभेद हैं वो कहीं ना कहीं 2024 में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। बतौर दीपेंद्र हुड्डा जो हैं, इसको लेकर किस तरह की चिंता महसूस करते हैं और इसे जोड़ने की जो कवायद है वो किस दिशा में है? कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कांग्रेस की एकजुटता की चिंता हरियाणा में मैं समझता हूं कि भाजपा ना करे। भाजपा अपनी एकजुटता की चिंता करे, भाजपा जजपा गठबंधन की चिंता करे, वो अपने घर की तरफ देखें। कांग्रेस पार्टी एकजुट है हमारी विचारधारा को लेकर, हमारे नेतृत्व को लेकर, और प्रदेश के लोगों के साथ एकजुटता के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। 2024 में क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस पार्टी के जब चुनाव मैदान में आप लोग होंगे? जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि एक नहीं कई चुनौतियां भी आपके सामने हैं, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी है और इसके अलावा जो बात भी कर रहे हैं, अंदरूनी चैलेंज भी कहीं ना कहीं बहुत सारे हैं पार्टी के सामने। देखिए, वही मैंने कहा कि 2 चीज़ें तो जो बीजेपी भाजपा के हमारे मित्र हैं और प्रेस के भी जो हमारे मित्र हैं, 2 विषयों पे जब और कुछ नहीं तो हमसे प्रश्न पूछते हैं कि गुटबाजी है, संगठन नहीं बना। हमारी स्वास्थ्य की चिंता ना करें, प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करें, जिनकी स्वास्थ्य आपने, जिनको अस्वस्थ आपने कर दिया। देखिए, मुद्दे प्रदेश में इस सरकार की कार्यशैली और कार्यकाल से संबंधित मुद्दे। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में देश में नंबर 1, और सीएमआई की मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि सीएमआई जो सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, उनकी रिपोर्ट के अनुसार है, उन पे हम विश्वास नहीं करते। आप नहीं करते, मगर योगी आदित्यनाथ तो कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सीएमआई की रिपोर्ट को आधार मानकर वो भाषण दे रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में कि सीएमआई के अनुसार यूपी में जो है बेरोजगारी कम हो गई। हरियाणा में देश में नंबर 1। आज हरियाणा देश में अपराध में, देश में हरियाणा का नाम, आपको आश्चर्य होगा एक बात जान के, हरियाणा में डायल, आपको पता है 112 डायल लागू है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर रोज इतने छोटे से प्रदेश में कितने फोन आ रहे हैं डायल पे। औसत के तौर पर 14,300 समथिंग
हर रोज औसत के तौर पे 86 लाख कॉल आए पिछले जो है 2-3 वर्ष से, जब से डायल की इन्होंने गणना शुरू करी है। हरियाणा में आज मर्डर रेट में हरियाणा देश में नंबर 1, रेप के दर में, मतलब प्रतिदिन मर्डर 4 मर्डर का रेट है हरियाणा के अंदर, जो देश में नंबर 1। रेप के आधार पर हरियाणा देश में नंबर 2 अपराध में, ये एनसीआरबी के डेटा है। अपहरण के मामले में हरियाणा देश में नंबर 3। ये कानून व्यवस्था है। भ्रष्टाचार का तो मैंने बता ही दिया, एक के बाद एक घोटाले हरियाणा के अंदर। और मैं क्या बता रहा हूं, भाजपा और जजपा के नेता ही बता रहे हैं, भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। जब गठबंधन हुआ बीजेपी का जेजेपी का, तब ये कहा दुष्यंत चौटाला जी ने कि ये गठबंधन 5100 बुढ़ापा पेंशन पे गठबंधन हुआ है, लेकिन प्रदेश जानता है 5100 बुढ़ापा पेंशन आज तक नहीं आई है 4 साल के बाद। वो गठबंधन केवल हरियाणा को लूटने का गठबंधन था। कौन से महकमे में कितनी कमाई है, शराब महकमे में कितनी कमाई है, एक्साइज में कितनी कमाई है, रजिस्ट्री के महकमा किसके पास जाता है, कौन जो है कौन सा महकमा कौन लेके लूटने का काम करता है, इस बात का गठबंधन था। और ये मैं नहीं कह रहा, दादा गौतम जेजेपी के विधायक, उनने कहा कि नहीं कहा कि एक खोपर बढ़ गया सरकार में और पूरा जीवने लग रहा है, ये हमने नहीं कहा, दादा गौतम बता रहे कौन सा खोपर है कौन। और रोहतक में क्या हुआ, अमृत घोटाला, 300 करोड़ का घोटाला। हम नहीं कह रहे कौन पूर्व मंत्री हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जाए आगे पूछो, वो सारा बता देंगे आपको। वो बता रहे हैं सार्वजनिक मंचों से कि एक पूर्व मंत्री हैं, 300 करोड़ रुपए का घोटाले में सब कुछ लूट के खा गए। तो ये भाजपा के और जजपा के जब विधायक और सांसद ही भ्रष्टाचार की पोल खोलें, मैंने बिजली खरीद घोटाले का जिक्र किया आपसे, धान घोटाला, एक के बाद एक घोटाले। आज भ्रष्टाचार में देश में खुला भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के आधार पर बनी हुई सरकार, राजनीति की अनैतिकता की परिकाष्ठा, अपने वोटर से विश्वासघात करके समर्थन इन्होंने दिया जेजेपी पार्टी ने, इसीलिए आज जेजेपी पार्टी समाप्त हो गई प्रदेश में। और आगे अगले वाले चुनाव में मैं कहना चाहता हूं और चुनौती से कहना चाहता हूं, जेजेपी पार्टी की 1 सीट नहीं आएगी अगले वाले चुनाव में, क्योंकि इन्होंने अपने मतदाता के साथ विश्वासघात करके सरकार बनाई। ये मुद्दा है हरियाणा में। हरियाणा के लोग बदलाव चाह रहे थे, लेकिन वो हरियाणा के लोगों के साथ विश्वासघात हुआ। ये मुद्दा है हरियाणा के अंदर। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, अपराध, महंगाई ने कमर तोड़ दिया। 400 रुपए का सिलेंडर होता था, आज कितने का सिलेंडर है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। ये मुद्दा है हरियाणा के अंदर। विकासहीन सरकार, ना मेट्रो आगे बढ़ी। मैंने प्रश्न पूछा था संसद में कि मेट्रो के लिए क्या आपने परियोजना बनाई है, भारत सरकार ने जवाब दिया कि खट्टर सरकार ने मेट्रो का कोई प्रस्ताव नहीं दिया, इसीलिए पिछले 4 साल में 15,000 करोड़ भारत सरकार ने मेट्रो के विस्तार के लिए यूपी की सरकार को दे दी, योगी की सरकार को। योगी की सरकार को ही मैं कहना चाहता हूँ, नोएडा में मेट्रो 15,000 करोड़ ले गए, हरियाणा के अंदर इन्होंने मेट्रो का प्रस्ताव ही नहीं भेजा। ये मुद्दा है हरियाणा के अंदर। ये सारे हरियाणा को देश में सबसे आगे पहुंचे कैसे पहुंचाओ, ये एक हरियाणा के अंदर मुद्दा। ये सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव कांग्रेस कौन से बदलाव का ब्लूप्रिंट और वादे लेकर लोगों के बीच जाएगी कि ये बदलाव जो है वो करेंगे? देखिए, हमारा कई बातें हमने कही हैं, और एक और जो मैंने कहा कि एक और मुद्दा है वो अपमान का, हर वर्ग का जो इन्होंने अपमान किया वो भी मुद्दा है। तो हमारा ये कई बातें हैं जो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारा कार्यक्रम भी चल रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो, और उसका क्या अर्थ है, हाथ से हाथ जोड़ो और भारत जोड़ो। भारत जोड़ो यानी कि हरियाणा जोड़ो, हरियाणा जोड़ो यानी कि हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो यानी कि 36 बिरादरी के हर हरियाणवी को दूसरे हरियाणवी से सम्मान से और प्यार प्रेम से जोड़ो। ये हमारा संकल्प है। किसान को एमएसपी की गारंटी से, देश में दोबारा से सर्वाधिक गन्ने के भाव से और सुविधा से जोड़ो। हरियाणा जोड़ो। बड़े बुजुर्ग को 6,000 बुढ़ापा पेंशन, देश में सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो। ये हमारा वादा है और ये हमारा संकल्प है। क्योंकि पहले जब हमारी सरकार थी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की, हुड्डा साहब की, उस समय देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन थी हरियाणा में, लेकिन अब मौजूदा सरकारों में वो कम हो गई। तो दोबारा से देश में सबसे हमारे बड़े बुजुर्ग को सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन 6,000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो। हरियाणा जोड़ो। हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो। महंगाई का चक्कर तोड़ो। हरियाणा जोड़ो। ये भी हमारा संकल्प है। ओबीसी को 6 लाख नहीं 10 लाख की लिमिट क्रीमी लेयर बढ़ाकर से ओबीसी को जोड़ो। हरियाणा जोड़ो। नौजवान को रोजगार से जोड़ो। ये औद्योगिक क्षेत्र भी लगने चाहिए हरियाणा में।
आईएमटीज का भी विस्तार होना चाहिए, जैसे आईएमटी मानेसर, आईएमटी रोहतक, आईएमटी खरगोदा, आईएमटी फरीदाबाद, मेवात, नई आईएमटीज बने, औद्योगिक क्षेत्र भी लगे हरियाणा में, निजी निवेश भी हो। आपको एक और मैं बताऊं जानकारी, आप एक दोबारा से ताज्जुब करेंगे। हरियाणा के अंदर जो आईएमटीज हमारे समय बनी और औद्योगिक क्षेत्र बने, आपको पता है उसमें कितने प्लॉट खाली? 7,500 प्लॉट। 7,500 प्लॉट। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो आज ये प्लॉट खाली पड़े हैं हमारे विभिन्न HSIDC के औद्योगिक क्षेत्रों में, कोई आना नहीं चाह रहा, निवेश नहीं करना चाह रहा। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता आपका। नया एक्वायर किया नहीं, नया कोई औद्योगिक क्षेत्र लगाया नहीं, एक भी औद्योगिक क्षेत्र, और जो औद्योगिक क्षेत्र लगे थे उनके प्लॉट खाली पड़े। तो निवेश, हरियाणा को दोबारा से देश में नंबर 1 पे निवेश से जोड़ो और नौजवान को रोजगार से जोड़ो। 2 लाख के करीब सरकारी नौकरी रिक्त पड़ी है, समाप्त की जा रही है। 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, छोटे छोटे बच्चों को भी बैठना पड़ा, छोटे छोटे बच्चों को भी बैठना पड़ा अपने स्कूलों के आगे, आपने देखा, धरना देने के लिए। तो ये हरियाणा के नौजवान को रोजगार से जोड़ो, हरियाणा जोड़ो, ये हमारे संकल्प हैं। गरीब को 100-100 गज के प्लॉट से हम चाहते हैं हर गरीब, हमारे समय लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 4 लाख 100-100 गज के प्लॉट दिए गए थे, आवंटित किए गए थे गरीब आदमी के लिए। SC वर्ग के भाई, बैकवर्ड के भाई, छत्तीस बिरादरी गरीब परिवार, जो परिवार वंचित रह गए थे उस समय इन्होंने योजना बंद कर दी, बीजेपी ने आते ही। वो नई दोबारा से योजना चलाकर हर गरीब परिवार को 100 गज का प्लॉट मिले और उस प्लॉट पे सरकार की तरफ से 2 कमरे का मकान बना के हर गरीब परिवार को दें। ये भी हमारा संकल्प है। गरीब आदमी को मकान से और 100 गज के प्लॉट से जोड़ो, हरियाणा जोड़ो। ये हमारे सारे ये संकल्प लेके और हरियाणा को विस्तरीय विकास से जोड़ो और हर आदमी को मान सम्मान से जोड़ो। ये मैं आखिरी बात पे कहना चाहता हूँ। ये मान सम्मान का भी प्रश्न है, हरियाणा के स्वाभिमान और मान सम्मान की भी लड़ाई लड़ रही है। ऐसी सरकार आ गई, इस सरकार में जो जिस वर्ग का मंत्री है वो उसी वर्ग का तिरस्कार कर रहा है, उसी वर्ग को अपमानित कर रहा है। मंत्री बने, कृषि मंत्री कौन बने? JP दलाल। JP दलाल जी जब किसान आंदोलन हुआ तो किसान का अपमान करने, अपने शब्दों के वाणों से कह रहे हैं कि पता नहीं कहां से फंडिंग है। पंचायत मंत्री बने बबली जब अपने वर्ग के सरपंचों का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा खेल मंत्री बने संदीप सिंह जी, उन पर खिलाड़ियों का ही शोषण का आरोप लग रहा है। और मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब वो कह रहे हैं कि हरियाणवी कंधे से नीचे मजबूत है, ऊपर कमजोर है। ऐसी अगर सोच है तो आप सोचो क्या हरियाणा के किसी मुखिया की बहुत सारे और सवाल हैं लेकिन समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र हुड्डा जी, आप मंच पर आए और तमाम जो बातें हैं, तमाम सवाल हैं, उनका जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार आपने प्रदेश के तमाम सियासतदानों की बात सुनी है, सत्ता पक्ष के तर्क सुने, विपक्ष के सवालों के जवाब भी आपने सुने। ऐसे में अब वो घड़ी आ चुकी है कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यानी कि मुख्यमंत्री